कंक्लूजन के रूप में पहुंचे हैं, तो क्या कंक्लूजन निकला सुबह से लेके अभी तक? हम कहां पर पहुंच पाए, क्या कंक्लूजन बना? बताइए। क्या कंक्लूजन बना? क्यों हम वैल्यू की एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों हम गणित ठीक से बता पा रहे हैं? जी जी, माइक दीजिए। हेलो, नमस्कार सर। जी हाँ, आपने जो मतलब सुबह के 2 सेशन में जो आपने हमें समझाने की जो कोशिश की, इसमें हम यहाँ तक समझ पाए कि जो पदार्थ अवस्था है वो अपने निर्धारित नियम के आधारित पर ही है, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। कि कुछ सीखना नहीं मतलब वो जो अणु बनाता है, परमाणु, वो सब अपने हिसाब से चलता रहता है। जी। और प्राण अवस्था में भी ऐसा है कि जो बीज जो भी हम बोते हैं वही बीज, मतलब आम का बीज बोएंगे तो वो आम ही बनेगा, नीम का पेड़ बोएंगे तो नीम ही बनेगा। तो मतलब पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, वो अपने नियम में ही कार्यरत है। जी। और जो जीव अवस्था है उसको थोड़ी ट्रेनिंग, मतलब उनके जो बच्चे को देते हैं तो वो तुरंत सीख लेते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे जो एक ज्ञान अवस्था, मतलब मानव अवस्था जो है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि कई मान्यता के आधारित पर हम, कोई मतलब यूनिवर्सल नियम नहीं है जिसके कारण हम वो नियम के आधारित पर हम पढ़ा सके। क्योंकि खुद हम वैल्यू हम खुद ही नहीं उसको एक लाइन में बांध सकते व्याख्या में, तो हम कैसे कोई बच्चे को भी सिखाए कि इसको ये प्रमाणित है, प्रमाणित होता है उसको तो वो एक ही नियम में चलेगा तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वैल्यू शिक्षा हम इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि खुद हम ही इसमें कन्फ्यूज़न में है कि प्रामाणिकता है तो प्रामाणिकता की क्या व्याख्या करें, सच्चाई है तो सच्चाई की व्याख्या करें। सबके मतलब मान्यता के आधार पर जिएंगे तो इसको कोई प्रामाणिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वैल्यू वो हमें सीख पाए, ऐसा मुझे लगता है सर। ठीक बात, बढ़िया। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हम मैथ्स, साइंस और तमाम प्रकार के जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो किसी नियम पे आधारित हैं, इसलिए वहाँ रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो पा रहा है। भाई हम किसी को इंजीनियरिंग सिखाते हैं तो वो पुल बना देता है, एसी बना देता है ना। और तमाम प्राकृतिक के नियम को समझ करके हमने मोबाइल और ऐसे सैटेलाइट बना दिए हैं कि हम यहाँ से बैठे बैठे मंगल पे बैठे सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। इतना इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जो हम बढ़िया से यूज कर पा रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वो किसी नियम पे आधारित, उसके किसी नियम को समझा है। तो हम यहाँ से बैठे बैठे मतलब मंगल पे गए हुए सैटेलाइट को हम यहीं से कंट्रोल कर डालते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर आते हैं तो अपने ही इमोशन हमसे कंट्रोल नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर दूसरी भाषा में बोलें तो एक तरफ हम चांद पे पहुंच गए, ठीक है, तो पदार्थ अवस्था को समझ करके हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन अपनों के मन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने बच्चों के मन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
तो चांद पे पहुंचे क्योंकि चांद पे पहुंचने का कोई पदार्थ अवस्था का कोई नियम हमको पकड़ में आया। लेकिन जब हम मानव के मन तक बात कर रहे हैं तो बेसिकली वहां हम किसी नियम के बजाय हम किसी अपनी मान्यता के साथ जा रहे हैं, है ना। वहां भी जो हम करना चाह रहे हैं तो थोड़ा मान्यताओं को, और क्योंकि हम शिक्षा में हैं तो थोड़ा शिक्षा से जुड़ी भी कुछ मान्यताओं को देख लेते हैं तो शायद हम तो कुछ और बात आएगी। जैसे शिक्षा में एक मान्यता है साक्षरता। साक्षरता को क्या मान लिया गया? शिक्षा मान लिया गया, है ना। या इसको दूसरे ढंग से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साक्षरता बराबर शिक्षा, ठीक है। और दूसरा, बहुत कोई ऊंची डिग्री है हमारे पास पढ़ाई लिखाई की, उसके बराबर ज्ञान। हाँ, ये मान्यता पे थोड़ा ध्यान गया। हाँ। तो साक्षरता का क्या मतलब होता है? साक्षरता का मतलब होता है कोई भी भाषा को पढ़ लिख पाना, ठीक है। लेकिन हमने क्या मान लिया है कि जो पढ़ लिख गया वो क्या हो गया? शिक्षित हो गया, ठीक। और जब हम बोलते हैं कि वो शिक्षित है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो समझदार भी हो गया, है ना। इसीलिए हमने क्या बोला? उच्च शिक्षित व्यक्ति है। तो केवल पढ़ाई लिखाई अपने आप में एक स्किल है और हमने पढ़ने लिखने को शिक्षा से जोड़ दिया, इसलिए सरकार भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बोलती है। जब एक बार सरकार ने ये प्लान चलाया था और काफ़ी समय तक चला, जिसमें ऐसे बुजुर्गों को पढ़ना लिखना सिखा रहे थे, लेकिन सरकार ने उसको प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम नहीं बोला, उसको प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम बोला, क्योंकि ये हमारे अंदर एक बहुत गहरी मान्यता है बैठी हुई कि पढ़ना लिखने से आदमी समझदार होता है। जबकि व्यवहार में क्या देखा जा रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे समझदार नहीं होते, पर केवल पढ़ने लिखने से आदमी समझदार होता है, ये बहुत गहरी मान्यता है शिक्षा को लेकर के। इस वजह से भारत में कम से कम जिंदा रहने की जगह पर जो खेती को लेकर के जितना काम हुआ था, आयुर्वेद को लेकर के जितना काम हुआ था, और तमाम प्रकार की जो हमारे देश में कारीगरी थी, जो कारीगर लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो किसान लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको खेती का बहुत गहरा ज्ञान था या गहरी समझ थी उस नियमों की, वो सबको हमने क्या किया? वो सबको हमने एक तरफ एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया, खास तौर पर 50 के बाद, क्योंकि उस समय ये बहुत जोर से एक आंधी चली कि शिक्षा से शिक्षित आदमी, अशिक्षित माने जो स्कूल जा रहा है या जो पढ़ लिख रहा है, ठीक। तो इस देश में इसीलिए क्या है, अब जाकर के जब हमारी एलोपैथी खा करके, और जब एलोपैथी से हमको बहुत गहरे नुकसान हो गए हैं, तो अब जाकर के हमारा ध्यान थोड़ा आयुर्वेद पे जाने लगा है पिछले 7, 8, 10 साल से। नहीं तो एक समय ज्ञानी आदमी उसी को माना जाता था जिसको ये पता था कि ये कौन सी बीमारी में कौन सी एलोपैथी लगती है। बहुत लोगों को इसका बहुत ज्ञान होता था। तो अब हमारा थोड़ा आयुर्वेद पे, तो ये कोई समझदारी से नहीं गया, ये तो मजबूरी इमरजेंसी में गया, जब दिखाई दे रहा है कि भाई, है ना। इसलिए अब थोड़ा नेचुरोपैथ के हॉस्पिटल और प्राकृतिक चिकित्सा पे थोड़ा काम होने लगा है। लेकिन ये तो हिंदुस्तान, कम से कम इस देश ने उसको बहुत पहले से काफ़ी काम था और उस पर काफ़ी चीज़ें सोची गई थी। भोजन को लेकर के जिस तरह से हमारे देश में काम हुआ था, क्योंकि हमको लगा कि पढ़े लिखे लोग ही समझदार होते हैं, इसलिए जो है पुराने लोगों के पास जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी या इस तरह का उन्होंने जो समझ
नियम को समझा था, है ना, कि जीरे को खाने से ऐसा हो जाता है, हींग को खाने से वैसा हो जाता है, और तमाम हमारा जो रसोई है उस रसोई में जिस तरह से मसालों का उपयोग होता था वो किसी नियम को समझने के आधार पे होता था। ठीक। लेकिन हमने केवल पढ़ाई लिखाई को वो मान लिया, इसलिए जो भी अनपढ़ लोग इस काम को करते थे हमने उसको सब किस में डाल दिया, हमने सब उसको रूढ़िवाद में और पुराना जमाना और ये सब चीज़ों में डाल करके हम बहुत कई अच्छी चीज़ें भी जो थी उसको भी हम ख़त्म कर गए। आज हालत क्या है? आज हालत ये कि बच्चे का 3 साल के बाद से डाइजेशन सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमको यही नियम पता नहीं कि उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। अब उसमें बहुत शोध हो रहे हैं और तमाम प्रकार के डाइटिशियन कोर्स हो रहे हैं, जबकि वो एक बहुत साधारण लोगों को भी एक समय में जो एकदम गांव के लोग थे जो कभी स्कूल नहीं गए थे उनको बहुत गहरे की चीज़ें पता थी, है ना। लेकिन हमने उन सबको क्या किया, अज्ञान मान करके, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए आज़ादी के बाद कोट पैंट पहने हुए कृषि वैज्ञानिकों ने अपने धोती कुर्ता पहने हुए किसानों को खेती सिखाई, और इसलिए हालत क्या हो गई, आज खेती की स्थिति क्या हो गई कि खेती से ही कैंसर पैदा हो रहा है। ठीक। जबकि इस देश में बहुत काम हुआ है। आपने कभी घाघ का नाम सुना है? घाघ, भारत में एक महाकवि घाघ हुए हैं, ठीक, और कुछ लोग उसको भड्डरी के नाम से जानते हैं। अभी ये विवाद है कि ये 2 थे कि ये 1 थे, पर 12वीं-13वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुए हैं घाघ। ये व्यक्ति मौसम का शार्प ऑब्जर्वेशन करता है, और इतना शार्प कि ये जून के महीने में कोई जनवरी में कोई आसमान को देख करके ये बता सकता है कि जून में कितनी बारिश होगी। और उन्होंने उस समय शायद परंपरा रही होगी कि वो लोग क्या कहते हैं, ये दोहों में अपनी बात लिखते थे। तो आज उन पे पीएचडी हो रही है, जो कृषि जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उनके पास, आप गूगल में ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएगा। तो उन्होंने दोहे बनाए हैं, गाय कैसी, बैल कैसा अच्छा, बीज कैसा, कौन से नक्षत्र में बारिश होगी, कौन से नक्षत्र में नहीं होगी। ये सबका इतना शार्प ऑब्जर्वेशन था कि उनकी बात अभी भी मतलब वो प्रमाणित होती है। अगर आप मौसम को उनके हिसाब से देखोगे तो वो प्रमाणित होती है। इतना गहरा उनका वो था। लेकिन शायद ही किसी स्कूल में कभी, हमको याद नहीं, ये तो मैंने मतलब जनरली कुछ इधर उधर घूमते हुए पढ़ लिया, जैसे आप लोगों को भी इसकी लगभग सूचना नहीं है। क्यों? क्योंकि घाघ जैसा व्यक्ति, वो अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति, कैसे मतलब शिक्षा की बात उस पर कर सकते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान, किसी भी कृषि स्कूल में शायद उसको, आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो तो अलग बात है, लेकिन कभी आप उनके दोहों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत शानदार काम है उसके, और मतलब उनके दोहे मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, 200-250 हैं। उन्होंने हर चीज़ पे, बीज कैसे पहचाना जाए, बारिश का मौसम कैसे पहचाना जाए, कौन सा बैल खेती के लिए अच्छा और कौन सा परिवहन के लिए अच्छा, इस सब पे उनके दोहे हैं। वो दोहे स्टाइल में उन्होंने अपना बात काव्य लिखा है। तो घाघ है और भड्डरी, या तो दो हैं, एक ही है, पर ऐसा। तो ऐसा अगर आप ढूंढने जाएंगे तो भारत में काफ़ी कुछ चीज़ें, अगर हम जिंदा रहने की जगह में देखेंगे तो बहुत काम हुआ है। भोजन को लेकर का काम हुआ है ना, तमाम प्रकार की कारीगरी। एक आदिलाबाद में बताते हैं कि एक जो मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, वो घंटी को बनाने वाली एक जाति थी, अब पता नहीं क्या स्थिति है उसकी। मुझे तो वहीं के किसी व्यक्ति ने आज 2008-9 में बताई थी। तो वो घंटी जब आप बजाते हैं तो उसकी एक टंकार होती है ना, टन करके, वो टंकार कितने सेकंड की होगी इसका आप उनको ऑर्डर दे सकते हो। ठीक। तो उसके आपको बोलना है कि मुझे 3 सेकंड तक चाहिए, तो वो 3 सेकंड वाली टंकार की घंटी बजाएंगे आपके लिए। ऐसा उनका काम का अभ्यास था। ठीक। ऐसा आप ढूंढने जाएंगे तो हिंदुस्तान में बहुत कुछ मिलेगा। जैसे राजस्थान में पाली नाम का एक समाज होता था या जाति होती थी, जो वहाँ वाटर एक्सपर्ट थी। वो भरे रेगिस्तान में ऐसी जगह पानी ढूंढते थे, उसके बाद 12 मास पानी खत्म नहीं होगा। इसलिए राजस्थान में कुईं होती है ना, चारों तरफ रेगिस्तान है, और वो इतनी सी, मतलब एक आदमी भी उसमें नहीं घुस सके, और बहुत गहरी, 70 फुट 80 फुट गहरी।
वहाँ वो पानी ढूंढ लेते हैं और वो पानी का डिजाइन उनका ऐसा होता है कि वो पानी उसमें ख़त्म नहीं होता कभी, और एकदम बढ़िया मीठा पानी। लेकिन ऐसे लोगों को हमने कभी अपनी शिक्षा में जगह ही नहीं दी। ठीक, इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद लगता ही है कि हिंदुस्तान एकदम पिछड़ा हुआ देश है। अमेरिका, जब हमने विकसित राष्ट्र पढ़ाया था, किसको पढ़ाया? अमेरिका को और उसको पढ़ाया। और भारत क्या है? पिछड़ा देश है। ठीक, जबकि हमारे यहाँ केवल पानी के इंतजाम पे ही बहुत बड़े रिसर्च अब कई लोगों ने बहुत रिसर्च किया है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों ने पानी, राजस्थान हरियाणा में जिस तरह से पानी पे काम हुआ है, तो ऐसा बहुत कुछ ऐसा था जो कम से कम हमारे यहाँ प्रकृति के साथ जो तालमेल बिठाया था लोगों ने, वो अद्भुत है। कभी उसको अगर हम ढूंढने जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो ऐसे लोगों ने बिठाया था जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, जिनके पास उस तरह का लैंग्वेज नहीं था, तो हमने मान लिया कि इनको कुछ अता पता नहीं है। जैसे एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपको। आपने कभी फूलों की घाटी का नाम सुना होगा? हिमाचल, उत्तराखंड में है, चमोली में है ना। वो आजकल तो बहुत, अभी तो ये समय है जब वहाँ हजारों लाखों किस्म के फूल खिलते हैं एक मौसम में। ठीक, तो सरकार ने उसको रिजर्व फॉरेस्ट की तरह घोषित कर रखा है। लेकिन वहाँ जो स्थानीय, जो बकरी, जिनको बोला ना मैंने, बकरी और भेड़ पालने वाले थे, उनको वहाँ अपने पशु चराने का अधिकार था उस वैली में। कोई नए साहब आए उधर, पढ़े लिखे, सारे साहब पढ़े लिखे ही होते हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे साहब ने आदेश जारी कर दिया कि अरे ये तो नुकसान कर रही हैं, गाय बकरी, जो ये बकरी और भेड़ तो नुकसान कर रही हैं, ठीक है, बाहर करो इनको। तो उनको बाहर कर दिया। ठीक, बाहर कर दिया तो अगले साल वो फूल ही नहीं खिले, कई सारे वहाँ उतने फूल नहीं खिले। तो फिर किसी ने उसे, किसी समझदार आदमी ने उसको समझाया कि भैया बकरी के और भेड़ों की वजह से वो ज़्यादा फलता है, क्योंकि एक तो उनकी खाद गिरती है, दूसरा उनके खुर से जो है पूरी वो क्या हो रही है। तो अगर वो बंद कर देंगे आप तो क्या होगा? तो फिर वापस से उसको चालू किया गया। ऐसे कई किस्से हैं। और भारत में आप साहब लोगों के, जो पढ़े लिखे लोगों के जो निर्णय हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत अव्यावहारिक इसीलिए सिद्ध होते हैं। इसीलिए गांव की योजना जो है वो शहर में बैठा हुआ या दिल्ली में बैठा हुआ आदमी बनाएगा। इस गांव का विकास कैसे होना है ये कौन बनाएगा? क्योंकि गांव के लोग क्या हैं? अनपढ़ हैं। ठीक, और पढ़े लिखों ने जो योजनाएं बनाई हैं, पढ़े लिखों की तो मैं एक ही कहानी हर जगह बोलता हूँ कि आप कभी हॉस्पिटल्स गए होंगे, बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं, एम्स वगैरह। तो हॉस्पिटल का मतलब है पढ़े लिखों का सेंटर ही है वो, क्योंकि डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। उस हॉस्पिटल में एक कैंटीन होती है, वो भी आपने देखी होगी। और उस कैंटीन में जो मिलता है खाना, वो कैसा होता है? उस कैंटीन में वो सारा खाना मिलता है जिसकी वजह से आदमी हॉस्पिटल आता है। ये हमारे पढ़े लिखों की दुनिया है। ऐसा है कि नहीं है? हर हॉस्पिटल की कैंटीन में वो सब भोजन मिलता है जिसकी वजह से आदमी हॉस्पिटल आता है। सारा जंक फूड उधर मिलता है। और मैंने तो डॉक्टरों को भी वही खाते हुए देखा है ना। मैं अभी ऋषिकेश में जो एम्स है, तो मैं किसी से मिलने गया था उधर, तो मैं भी जस्ट कैंटीन में बैठ के शायद कुछ चाय वाय पी रहा हूँगा, और तमाम यंग लड़के आए जो इंटर्न होते हैं, जो नए नए अभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो आए और उन्होंने बढ़िया वहाँ पे बर्गर को खाना शुरू किया। और संयोग से वो शायद पेट के रोग से संबंधित ही किसी डिपार्टमेंट के थे। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप लोग किस उसके हैं? कि बोला हम ये हैं। तो मैंने कहा यार आप जो खा रहे हो उसकी वजह से ये डाइजेशन खराब होता है? बोला हाँ होता तो है। तो फिर मैंने उसके आगे नहीं बात की। फिर तो हमारी समझदारी का ये प्रमाण है। ठीक, तो सिर्फ साक्षरता को शिक्षा मान लेने से जो कुछ हमारे पास कुछ अच्छी चीजें भी थी वो भी हमने क्या कर दी हैं? खो दी, है ना। ऐसी बात। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं अगर आप अपने ध्यान देंगे कि बहुत सारी चीजें हमने केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो अनपढ़ लोग बोलते हैं उनको कुछ अता पता होता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने गांव के लोग ज़्यादा बढ़िया से जिंदा रहते थे। हम पढ़ लिख करके हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो रहा है। अनपढ़ लोग कम से कम खा करके बीमार नहीं होते थे।
है ना। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ हिमालय में जो हाई एल्टीट्यूड पे जो मतलब ये जो चरवाहे होते हैं, बेसिकली ये हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं जहाँ पेड़ नहीं होते। हिमालय का डिज़ाइन ऐसा है कि पेड़ों के बाद फिर घास के मैदान शुरू होते हैं, इसको हमारे गढ़वाली में बुग्याल बोलते हैं। भूगोल में आप पढ़ते होंगे ना घास के मैदान, उसमें जैसे प्रेरीज हैं, है ना, ऐसे ही उत्तराखंड में बुग्याल होते हैं। तो वहाँ बेसिकली ये चरवाहे लोग ही रहते हैं क्योंकि घास होती है। तो उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन था और उस ऑब्जर्वेशन को फिर उन्होंने आस्था से जोड़ दिया था। तो बेसिकली वो ये कहते, वहाँ खांसते भी नहीं थे वो, जोर से खांसते नहीं थे, जोर से नहीं बोलते थे और खांसते भी नहीं थे। तो ऐसा उनके मान्यता बैठा दी गई थी कि आस्था से जोड़ दिया था कि इससे देवता नाराज होते हैं, जो पहाड़ के देवता हैं वो नाराज होते हैं। लेकिन आप इस ऑब्जर्वेशन को देखिए कि वो क्यों था, क्यों नहीं जोर से बोलते थे? हैं? क्योंकि साउंड एक एनर्जी है और एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो वो असर डालेगी। तो हिमालय क्योंकि कच्चा पहाड़ है, वो तो जरा सी भी साउंड एनर्जी उसके लिए नुकसान दे रहे, ठीक। तो ये तो अनपढ़ों का ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि वो उस समय उनकी जो भी उनकी मानसिक परिस्थिति थी, वो किसी भी ऐसी चीज को तुरंत आस्था से जोड़ देते थे। इसलिए अब पढ़े लिखे लोगों को जब उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं खांसो मत, देवता नाराज हो जाएंगे, तो हमने उसको एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि हमारी मान्यता है कि अनपढ़ लोग हमेशा बेवकूफ़ी होते हैं, इसलिए हमने उसको डिनाई किया। आज हालत क्या है, तमाम पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि उस घाटी में रोज 5 हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे होते हैं, सभी जगह। अमरनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो जो हेलीकॉप्टर जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसका असर हिमालय पे पड़ता ही है। और वो आज नहीं तो, क्योंकि वो बहुत धीरे से, तो वो आज नहीं तो कल उसका बेअसर दिखेगा, लेकिन बढ़िया हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, इसको हम विकास मान रहे हैं। तो एक्चुअल में देखेंगे तो ये धरती, प्रकृति को अनपढ़ लोगों ने ही बचाया है, पढ़े लिखों ने तो उल्टा नाश मार दिया है ना। तो ऐसे बहुत सारे पुराने लोगों के किस्से आपको मिलेंगे जहां आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ नियमों को समझा था या ऑब्जर्वेशन में आया था, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को वो इस तरह की भाषा नहीं दे पाए, और फाइनली क्योंकि वो आस्थागत समाज था इसलिए उन्होंने उसको आस्था से जोड़ा। लेकिन हमने पढ़े लिखे होने के दम में उसको कभी ठीक से जांचा नहीं। जांच लेते, जो आस्था, जो मान लीजिए ऐसी मान्यता थी जो बहुत लॉजिकल नहीं थी, उसको हटा ही सकते थे और हटा ही देते हैं। हमने सबको एक साथ साफ कर दिया, ठीक। इस पे कुछ कहना है? तो एक तो साक्षरता और शिक्षा की बात हो गई, ऐसे डिग्री और ज्ञान की बात हो गई, जो ज़्यादा डिग्रीधारी है वो ज़्यादा ज्ञानी है। तीसरी एक मान्यता को आप देखेंगे तो वो क्या है, जानकारी और ज्ञान। इंफॉर्मेशन होने को ही नॉलेज मान लिया है। तो जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतना ही ज़्यादा क्या है, ज्ञानी है। इसलिए हमने सूचनाओं को भरना बच्चों के अंदर जो है, ये जो हम क्लास 1 के बच्चे को ही जीके पढ़ा देते हैं, उसको भी जनरल नॉलेज ही बोलते हैं। तो हम क्लास 1 से ही बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं जीके के मामले में, कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दे। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करवा रहे हैं जो उसके आगे, जब तक वो प्रधानमंत्री रटता है तब तक, जब तक वो बड़ा होता है तब तक तो प्रधानमंत्री बदल जाता है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं रटवा रहे हैं, क्योंकि इसी को क्या बोल रहे हैं, ज्ञान बोल रहे हैं। या अंकों से भी ज्ञान को जोड़ दिया, जिसके ज्यादा अंक उसको ज्यादा ज्ञान है। तो इन्फॉर्मेशन ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं। ज्ञान किसको बोल रहे हैं फाइनली, हम समझ को बोल रहे हैं, है ना। तो हमने जो है इन्फॉर्मेशन को समझदार होने से जोड़ दिया है। तो जिसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है,
इसलिए जो कम इंफॉर्मेशन वाला व्यक्ति होता है वो लोगों के बीच में अपने आप को क्या करता है, थोड़ा इग्नोर फील करता है। उसको लगता है कि मैं तो वो फिर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, ठीक। और अभी तो इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है, गूगल है, व्हाट्सएप है, तो अब तो हमारे पास ऐसी भी कुछ सूचना जानकारी है जिसका कोई वो नहीं है, प्रमाण भी नहीं है ना। ऐसी भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन जानकारी होने को ही क्या मान लिया, ज्ञान मान लिया। ये एक मानसिकता हो गई, ठीक है। ऐसे ही छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा माने ना समझ, ऐसा भी हमने मान लिया। वो गलती करता ही है, ये भी हमने मान लिया। इसलिए उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, ये भी हमने मान लिया। इसलिए बिना शासन के पढ़ाई नहीं होती, ये भी हमने मान लिया। ये भी शिक्षा में एक मान्यता है। इसलिए वो तो अभी सरकार ने और तमाम लोगों ने कुछ मना कर दिया है, लेकिन हम में से भी अभी कई लोग इस बात को बहुत गहराई से मानते ही हैं कि भय बिन होय न प्रीत। हमको लगता ही है कि बिना डांटे बिना मारे तो आदमी सुधरता नहीं है। तो पहले क्या था, तो पहले टीचर को गुस्सा आया, उसने 2 डंडे मार दिए तो उसका भी दिल निकल भर गया और सामने वाले का भी हो गया काम। अब क्या हो रहा है, टीचर डांटना चाहता है पर कैमरे लग गए, अब डांट भी नहीं सकता। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, अब उसको वो किसी और तरीके, कोई ना कोई तो रिएक्शन जाएगा ही उसका, क्योंकि छोटे बच्चा बिना डांटे नहीं सुधरेगा, ऐसा हमने मान ही लिया है, ठीक। तो अब हम डंडा नहीं मार सकते तो कुछ हम और ढूंढते हैं, कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो गुस्सा है किसी न किसी तरीके से तो हम उसको निकाल ही देते हैं, ठीक। तो ऐसा हमारे अंदर बहुत गहरी मान्यता है कि जो छोटा बच्चा है वो बिना डांट और मार के, एक समय तो ये बहुत गहरा माना ही जाता था, मानते अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि वो मान्यता खत्म हो गई है, लेकिन वो क्योंकि समाज में कुछ लोगों ने उसका कुछ ज़्यादा दुरुपयोग कर दिया, अब बच्चों के हाथ पांव भी टूटने लग जाएं तो वो तो है ना, ऐसे कई जगह देखा गया है कि वो हाथ पांव भी तोड़ दिए, ठीक। हमने अपने ही शिक्षकों को देखा है ना। कुछ शिक्षक तो इसी बात के शोधार्थी होते थे कि कितने तरीके से पीटा जा सकता है, उनकी स्पेशलाइजेशन इसी में होता था। आप लोगों ने भी उन सब शिक्षकों को देखा होगा, वो इस बात के स्पेशलिस्ट थे कि कितने तरीके से पीटा जा सकता है ना। तमाम सजा के नए नए तरीके ढूंढे जाते थे, ठीक। तो ऐसा मानने से अब शासन है तो फिर क्या नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि शासन में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता, ठीक। चलिए और देखते हैं। जैसे हम लोग एक शिक्षक हैं, तो शिक्षा में अब हम क्योंकि शिक्षक हैं, है ना, और शिक्षक हैं तो हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फाइनली ये शिक्षा को लेकर के हमको कुछ विचार करना होता है तमाम तरह का। तो शिक्षक के रूप में हमारी ग्रोथ ग्रोथ होने की जरूरत है ना। हम शिक्षक के रूप में कैसे विकसित होंगे, जब शिक्षा के बारे में हमारा थोड़ा विचार चलना शुरू होगा, ये ठीक है। लेकिन शिक्षक के रूप में हमारा विचार उतना क्यों नहीं फैलता है जितना कि एक शिक्षक के रूप में फैलना चाहिए। तो कौन सी मान्यताएं हैं जो हमको शिक्षक के रूप में ग्रोथ करने से रोकती हैं, उस मान्यता को भी थोड़ा देख लेते हैं।
तो जैसे क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं और इंस्टीट्यूशन में आपके आने का टाइम है, जाने का टाइम है, आपका बाकायदा क्या होता है, पंचिंग होता है, आपका एक मंथली सैलरी होता है। तो बेसिकली क्या है, एक भाग ये है कि मैं किसी संस्थान में कर्मचारी हूं। ठीक है। तो अब जब कर्मचारी है और मैंने अपने आप को कर्मचारी मान ही लिया है, तो मेरे विचार का दायरा कैसे होगा और कितने तक जाएगा? क्योंकि एक बहुत अच्छा कर्मचारी कौन होता है? जो टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है और बीच में जो भी उसका टास्क है उसको वो ठीक से पूरा कर डालता है। तो उसका विचार कितना फैलेगा कि मैं क्लास में जाऊं, ठीक से अपना सब्जेक्ट पढ़ा लूं। ठीक। लेकिन इससे शिक्षा में क्या बढ़िया हो सकता है, इसमें उसका विचार नहीं जाएगा। जबकि 9 से 5 होने से मैं शिक्षा में कुछ सोच पाऊंगा? जैसे बाकी कर्मचारी हैं, मतलब बाकी जगह के, देखिए शिक्षक होने में भले ही हमारा सिस्टम यह है कि हम भी 9 से 5 के लोग हैं और हमारा सैलरी सिस्टम है, लेकिन किसी फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में काम करना और किसी स्कूल में काम करना, ये तो बहुत अलग तरह की घटनाएं हैं, है ना भाई। जैसे मैं किसी प्रोडक्शन कंपनी में काम करता हूं तो मेरा टाइम 5 बजे के बाद खत्म हुआ, तो उसके बाद मेरा विचार पक्ष उसके साथ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं फिर से सुबह जाऊंगा, फिर से अपनी मशीन चलाऊंगा। लेकिन क्या मैं शिक्षक होने के नाते ऐसा स्विच ऑफ कर सकता हूं, ऑन और ऑफ कर सकता हूं कि नहीं, मैं 5 बजे के बाद नहीं सोचूंगा? लेकिन अगर मैं अपने को कर्मचारी ही मानता हूं तो अधिकांश ऐसा होता है कि हमारा विचार पक्ष उधर के लिए क्या हो जाता है, क्योंकि आप कल सोचेंगे। इसीलिए जब सामने कोई झंझट खड़ी होती है तब हमको लगता है कि अच्छा ये भी कुछ करने लायक काम है। हमारे पास क्लासरूम में उठने वाले तमाम प्रॉब्लम्स के कोई सॉल्यूशन हमको नहीं सूझते हैं, क्योंकि हमारा विचार नहीं चल रहा है अभी। हमारा विचार एक शिक्षक के रूप में नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत गहरे से माना हुआ है कि मंथली सैलरी लेने वाला व्यक्ति कर्मचारी होता है और कर्मचारी का काम है दिए गए काम को ठीक से पूरा कर लेना, जैसा उसको बताया गया है। ये अंतर पकड़ में आ रहा है? ये बहुत गहरी मान्यता है। ठीक। तो हमको फिर से वहां जाना पड़ेगा कि मेरी पहचान को मैं कैसे देखता हूं, है ना। तो मेरी पहचान कैसी है? तो मैं एक शिक्षक हूं कि मैं कर्मचारी हूं, है ना। ऐसा बोल देने भर से तो होगा नहीं। ठीक। तो जब तक मैं अपने आप को मैं उस मानने से ऊपर नहीं जाता, आगे नहीं जाता कि ठीक है कर्मचारी होना मतलब कर्मचारी का जो डिजाइन है वो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से है। इसलिए आप देखेंगे कि समाज में अच्छे आचरण की जिम्मेदारी केवल शिक्षक की मानी गई है। इसलिए जो लोग एजुकेशन से डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, मतलब इस तरह के स्कूल से, वो लोग इस बात का बहुत ध्यान नहीं रखते कि हमारा आचरण से किसी को कुछ किसी को कोई प्रभावित हो सकता है। जबकि अगर हम स्कूल में नहीं भी पढ़ाते तो भी हम अपने से छोटों के लिए शिक्षक के रूप में तो हैं ही, क्योंकि वो हमको डायरेक्टली देख रहा है। ठीक है। तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरे घर में मेरे छोटा भाई है या छोटे भाई के बच्चे हैं या पड़ोस के बच्चे हैं या कुछ और लोग हैं, वो भी मुझसे कुछ सीख सकते हैं और हम सीखते ही हैं, एक दूसरे से प्रभावित तो होते ही हैं। इसलिए समाज कैसे देखता है? तो समाज ये देखता है कि अगर एक सामान्य जो व्यक्ति जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, अगर वो सबके सामने सिगरेट पी लेता है तो लोगों को उतना खराब नहीं लगता है। लेकिन अगर एक टीचर सबके सामने सिगरेट पी ले तो क्या होगा? ये तो बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मान लिया कि जो स्कूल में पढ़ाता है समझदार बनाने की जिम्मेदारी उसी की। ये भी स्कूलों के ऊपर एक बड़ा बोझ है।
समाज की तरफ से, क्योंकि समाज ने अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। आप जो मर्जी सो करो, पर्यावरण संरक्षण भी कौन सिखाएगा? शिक्षक सिखाएंगे। व्यवहार कौन सिखाएगा? शिक्षक सिखाएंगे। गणित भूगोल तो सिखाएंगे ही। देश से प्रेम करना कौन सिखाएगा? शिक्षक सिखाएगा। ठीक है। हेल्थ के बारे में कौन सिखाएगा? शिक्षक सिखाएगा। ठीक, तो ये भी एक बड़ी, ठीक है। और शिक्षक अपने को कर्मचारी माने बैठा है, सिखाने को तो सिखाई दे, समस्या ही नहीं है। समाज ने शिक्षक को मान लिया कि सब कुछ यही करेगा, हमारा इतना ही काम है कि हम टाइम पे फीस भर देंगे। ठीक है। और शिक्षक अपने को कर्मचारी माने बैठा है कि 5 बजे के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म और मुझे तो अपना सिलेबस पूरा करना है। ये बात पकड़ में आ रही है? इसलिए समाज में लोग अपने, आज जैसे पर्यावरण संरक्षण का मामला है, मैं अभी मुझे किसी जगह, एक जगह समारोह में जाने का अवसर मिला, किसी का जन्मदिन था, किसी के बच्चे का, और समाज का कोई प्रभावशाली व्यक्ति था। ठीक हो गया। तो वहाँ स्टेज पे क्योंकि कुछ मतलब नाच गाना चल रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कोई संस्कृति के प्रेमी व्यक्ति थे, तो उन्होंने राधा कृष्ण के रूप में कोई 2 पात्र बुला रखे थे जो वहाँ पे कुछ नृत्य कर रहे थे। ठीक है। हालांकि उनकी पूरी भाव भंगिमा और जो गीत के बोल थे वो लगभग फिल्मी थे, है ना। और उनका जो नाचने का तरीका था, ठीक है, एक तो वो घटना घटी, उसमें शिवजी पार्वती भी जो है, उनके पात्र भी अपना नृत्य कर रहे थे। फिर उस समारोह में जितना प्लास्टिक यूज किया गया था, पानी पीने से लेकर के और तमाम चीजें, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, समाज मतलब शिक्षा की, ये तो पर्यावरण शिक्षण स्कूल वाले ही सिखाएंगे। इसलिए हम अपने समारोह में जितना मर्जी प्रकृति का जो है पर्यावरण के विरुद्ध काम कर लें। तो समाज की तो ये दिक्कत है। और दूसरी झंझट तो उसने मान लिया कि शिक्षक ही सब कुछ करेगा, क्योंकि ऐसे भी हमको ठेकेदारी देने की आदत है ही। ठीक है। हमारे बच्चों को समझदार कौन बनाएगा? स्कूल। हमारे बच्चों की हेल्थ कौन ठीक रखेगा? अस्पताल। ठीक है। हमारे बच्चों को जो है खाना पीना कहाँ से आएगा? बाजार। हम क्या करेंगे? केवल पैसा कमाएंगे। तो हमने तो ठेके पे डाल रखे हैं अपने बच्चे। ठीक। अच्छा, जिनको ठेके पे दे रखा है उनकी स्थिति यह है कि शिक्षक मानता है कि मैं कर्मचारी हूं, मेरा काम है सिलेबस पूरा करना, मैं कर दिया। बाजार केवल मुनाफे को देख रहा है, हॉस्पिटल केवल मुनाफे को देख रहा है। तो अगर बहुत कठोरता से बोलूं तो लगभग हमारे बच्चे अनाथों की स्थिति में, उसका कोई माई बाप नहीं है और डिमांड सबसे ज्यादा है। ठीक। इसलिए हम माँ बाप के रूप में भी परेशान हैं, शिक्षक के रूप में भी परेशान हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं। क्या मान करके चल रहे हैं? तो माँ बाप ये मान करके चल रहा है कि शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षक की, तो वही मेरे बच्चे को बुद्ध भी बनाएगा और आइंस्टाइन भी बनाएगा। उसमें राम जैसा आचरण पैदा कर दे और आइंस्टाइन जैसी बुद्धि पैदा कर दे। ठीक है। और शिक्षक मान के चल रहा है कि मेरा काम है 9 से 5, मैं उसको पूरा कर देता हूं, उतना बहुत है। तो अब बताइए बच्चे को कैसे समझदार बनाएंगे हम? तो ऐसी मान्यताओं के साथ हम शिक्षा में काम कर रहे हैं। ठीक। तो जब मैं कर्मचारी हूं तो शिक्षक के रूप में मेरा विचार नहीं फैलता। फिर दूसरी मान्यता यह हो सकती है, जो थोड़ा इससे आगे जाएगी, कि वो अपने को केवल विषयगत शिक्षक के रूप में ही देख रहा है। तो मैं गणित का शिक्षक हूं तो मेरा काम है कि गणित कैसे, अगर थोड़ा मैं सेंसिटिव टीचर हूं
तो मेरा विचार कितना फैल रहा है, गणित को कैसे ठीक ठाक पढ़ा दूं, गणित में कैसे अच्छे नंबर ले आऊं, इसके बाद मेरा विचार फैलना बंद। तो हमारा विचार भी किसी मान्यता से ड्राइव होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो जैसा मैं मानता हूं मेरा विचार वैसा फैलने लगता है, उतने ही दायरे में फैलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो अब उसको मैं सबसे बेहतर ढंग से पढ़ा दूं, अगर मैं थोड़ा संवेदनशील और जिसको थोड़ा ईमानदार शिक्षक बोलते हैं, अगर उतना ही है तो मैं अपना सब्जेक्ट ठीक से पढ़ा दूं, बच्चे के उसमें मार्क्स आ जाएं, इतने तक मेरा क्या इससे वैल्यू एजुकेशन हो जाएगी? है ना, इससे भी वैल्यू एजुकेशन नहीं होगी। तीसरा, और इस विषयगत शिक्षक को देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो इसमें भी कई तरह की मान्यताएं हैं। जैसे आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जमाने में साइंस का शिक्षक होना कुछ बड़ी बात थी। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के टीचर क्या थे, वो थोड़ा अलग, उनका ग्रेड थोड़ा लोअर था। तो हमारे स्कूलों में तो ऐसा होता ही था। क्या होता था, जो साइंस मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर हैं, उनका थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा अलग तरीके से होता था। ठीक है, और उनकी भाषा भी होती थी, अच्छा इतिहास पढ़ने जा रहे हो, जाओ पढ़ो पढ़ो, ठीक है, हाँ भाई संस्कृत वालों इधर आ जाओ, ठीक है, लगभग उपहास की स्थिति में ही होते थे। विषयों से भी हमारा स्टेटस बनता था, है ना। नाइन्थ, उस जमाने, हमारे समय में 9th से ही साइंस और कॉमर्स ग्रेड शुरू हो जाता था ना, अब तो बंद हो गया शायद। तो जो साइंस के बच्चे थे उनका एटीट्यूड और उनके टीचर्स का एटीट्यूड आर्ट के बच्चों के प्रति कुछ अलग होता था। ऐसा एक सामान्य घटनाएं थी, है ना। उनकी भाषा होती थी कि तुम, इनको तो कुछ करना नहीं है, तुम साइंस वाले हो, इधर आओ पढ़ लो, ऐसी भाषाएं बनती थी। तो ये सब क्या है, अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो बहुत सारी मान्यताओं के साथ हम काम कर रहे हैं। तो एज ए टीचर भी, अगर मैं इंग्लिश, साइंस, मैथ्स का टीचर हूं तो मैं थोड़ा सा अलग एटीट्यूड से चलता हूं। अगर मैं संस्कृत, हिंदी या सोशल साइंस का टीचर हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने में ही लो रहता है, मेरा अपने ही प्रति विचार ठीक नहीं है। तो एक का विचार इन्फेरिटी में जा रहा है, दूसरे का विचार सुपेरिटी में जा रहा है, केवल सब्जेक्ट के साथ जो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि साइंस को हमने क्या मान लिया है, कोई बड़ी चीज है, और सोशल स्टडी क्या है, वो तो बस रटने का सब्जेक्ट है, मार्क्स लाने के लिए। जबकि हम साइंस की वजह से परेशान है कि सोशल की वजह से, हम सोशल लाइफ से परेशान है कि साइंटिफिक लाइफ से परेशान है? हम सोशल लाइफ में दुखी हैं, लेकिन सोशल सब्जेक्ट हमारे लिए एकदम बोगस सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो टीचर भी उस मानसिकता के साथ है, बच्चों के अंदर भी वो मानसिकता है। तो अगर सोशल स्टडी ठीक से होती तो बच्चे सामाजिक होते। तो हमारे बच्चे साइंटिफिक तो हैं पर सामाजिक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि साइंस तो हम किसी ग्रेस के साथ पढ़ा रहे हैं। टीचर भी ऐसा ही बोलता है, स्कूल में भी ऐसा ही वातावरण बनता है, समाज में भी है ही ऐसा वातावरण। जबकि जो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में देखेंगे तो जो, अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो किसके पास ज़्यादा अवसर है? भाषा के और सोशल स्टडीज के टीचर के पास ज़्यादा अवसर है, क्योंकि मुद्दे तो वहीं निकल के आ रहे हैं ना। गणित वाले तो कोण में ही अटके हैं कि ये एंगल यहाँ से ऐसे गिरेगा तो फिर वो कितने कोण का एंगल बनाएगा। वो क्या जीवन क्रिया की बात करेंगे?
या वो कहाँ मन पे जाएंगे। लेकिन सोशल स्टडी में तो होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं किसी सब्जेक्ट को कम ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जो सोशल स्टडीज और भाषा के सब्जेक्ट हैं वो ही बेसिकली वैल्यू एजुकेशन की जगह हैं तकनीकी रूप से। बाकी तो सभी टीचर्स को वो करना ही है। तो जो हमारे सोशल सब्जेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम इतने सालों से युद्ध पढ़ा रहे हैं लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुए, तो हम केवल पढ़ा ही रहे हैं सोशल स्टडी में। युद्ध होता क्यों है ये हम कभी बताते ही नहीं है ना। युद्ध के पीछे के क्या कारण हैं ये कभी हम बताते ही नहीं है। ये ठीक हो गया, तो मान्यता पकड़ में आ रही है। तीसरा ये है कि मैं अपने, जिसको हम वर्ग बोलते हैं ना, वर्ग शिक्षक माने मैं जूनियर क्लास का शिक्षक हूं कि मैं सीनियर क्लास का शिक्षक हूं। तो मैं जूनियर क्लास का शिक्षक हूं तो सीनियर क्लास के बारे में मैं सोच नहीं सकता, और अगर मैं जूनियर क्लास का शिक्षक हूं तो, और मैं सीनियर क्लास का हूं तो मुझे जूनियर क्लास से क्या मतलब है। ऐसा अपने अंदर मानसिकता आती। तो कुल मिला के फिर मैं शिक्षक के रूप में मेरा विचार नहीं फैलता है ना। मेरा जो विचार है, और बेसिकली पूरा शिक्षा का कार्यक्रम विचार का ही कार्यक्रम है ना। तो उसके लिए क्या होना होगा, तो बेसिकली उसके लिए ये तीनों के मुकाबले बेसिकली मुझे शिक्षाविद होना पड़ेगा। तो मैं गणित पढ़ाता हूं कि भूगोल पढ़ाता हूं, कि मैं 9 से 5 आता हूं कि 8 से 5 आता हूं, कि मैं जूनियर को पढ़ाता हूं कि सीनियर को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे तो शिक्षाविद होना पड़ेगा। फाइनली शिक्षा क्या है, क्यों है, कैसे है, ये मुझको बहुत स्पष्ट पता हो। तो शिक्षाविद हुए बिना हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, हम ये बोलते हैं, मान ले जाए, जैसे कई बार होता है कि मान ले जाए टीचर्स को बोला कि भाई जो है इस मुद्दे पे अपन थोड़ा सोच के आए, और इस मुद्दे पे थोड़ा सोच कर आए कि कैसे काम होगा। तो टीचर ये भी बोल सकता है कि कल तो संडे था, मैंने कल सोचा नहीं, सोचूंगा तो मैं मंडे से ही, वो भी 9 बजे जब स्कूल पहुंचूंगा। तो जैसे ही थंपिंग पंच लगाया उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया शिक्षक के रूप में, और 5 बजे के बाद मैं स्विच ऑफ हो जाता हूं। ऐसा भी कभी कभी होता है ना। तो ऐसी संभावना बनती है। तो किसी एक ऐसे ही किसी प्रोग्राम में, क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है, तो कुछ एक्टिविटी कराते ही हैं कई बार इस तरह के प्रोग्राम में। तो जैसे ग्रुप बनाए गए मान लिया जाए, ठीक है, और इस तरह से ग्रुप बने कि जैसे एक ग्रुप को हमने, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप को 12 बजे, जो जूनियर क्लास का ग्रुप है उसको हमने कुछ टास्क देके 12 बजे बिठा दिया। फिर जो दूसरा ग्रुप है मान ले जाए 3 to 5, फिर उसके साथ 1 घंटे बात किया, और 1:30-2 बजे फिर उसको बोला कि आप ये काम कीजिए। फिर 6 to 8 के साथ फिर बात अलग से किया, और फिर बोला कि अब आप एक टास्क दीजिए। और फाइनली फिर सीनियर क्लास के टीचर्स के साथ 1-1.5 घंटे बात किया, और फिर बोला कि आप इस पे कुछ काम कीजिए, कुछ टास्क कीजिए, और कुछ 10-15 चीज़ों की लिस्ट बनानी थी। तो जब अगले दिन बात हुई कि भाई किसने कितना काम किया, तो सीनियर क्लास के टीचर्स ने कहा कि सर हम नहीं कर पाए क्योंकि हमको सोचने के लिए 20 मिनट ही मिले। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 बजे के बाद नहीं सोचूंगा मैं। तो सोचने के लिए टाइमिंग नहीं हो सकती, काम करने के लिए टाइमिंग हो सकती है। तो यदि मैं शिक्षक हूं तो मैं तो 24 घंटे सोच ही सकता हूं ना। और सवाल यह है कि अगर मैं शिक्षा पे नहीं सोच रहा हूं तो फिर मैं सोच किस बारे में रहा हूं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि हम जो सुबह से शाम तक जो क्रियाएं करते हैं, उठने से लेके सोने तक,
उसमें बहुत कुछ तो अब हमारी प्रैक्टिस में आ गया है ना। सुबह उठना है, पानी पीना है, ब्रश करना है, नहाना है, धोना है, नाश्ता बनाना है, नाश्ता करना है, उसके बाद स्कूटर स्टार्ट किया, यहाँ तक कि स्कूटर चलाते चलाते हमको अब वो भी इतना गहरा अभ्यास हो गया है कि कई बार तो हमको पता ही नहीं चलता कि स्कूल कब पहुंच गए, पूरा ट्रैफिक पार करके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक। फिर स्कूल आते हैं, आप पंच लगाते हैं, क्लास में जाते हैं, फिर अपना सब्जेक्ट खोल के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर शाम को घर चले जाते हैं, फिर स्कूटर चला के घर गए, फिर वहां जाके नाश्ता किया, नहाए धोए, रात का खाना बना। इस सब काम में विचार की कितना विचार की जरूरत है? ये तो और बहुत सारा हमारा काम ऑटोमेशन में चलता है, तो फिर हम सोच किस बारे में रहे हैं? तो हमारे सोचने का मतलब ये है कि भाई जैसे आप घर जाते हैं तो आप केवल इतना सोचते हैं कि आज सब्जी भिंडी की बनाए कि कद्दू की बनाए, ये तो 2 मिनट में निर्णय हो जाता है। अब बाकी सारा काम कैसा है? वो तो बाई प्रैक्टिस है ना। तो आप कद्दू काटते काटते आप क्या सोच रहे हो, या भिंडी काटते काटते क्या सोच रहे हो, या आटा गूंथते हुए, क्योंकि सब्जी तो एकदम लगभग रोबोटिक है ना, उसमें नमक मिर्च वगैरह हम एक अंदाजे से डाल ही रहे हैं, पर हम उस समय सोच तो रहे होते हैं कुछ। क्या सोच रहे होते हैं? तो अगर हम शिक्षक हैं तो हमारे पास तो कंटेंट ही कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर मैं शिक्षाविद हूं। और अगर नहीं हूं तो फिर, पर मजेदार बात है कि सोचना बंद हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो हम सोचेंगे ही। तो जो मैं अपने को मानता हूं, जिधर मेरा ध्यान ज्यादा जाता है, मैं सोचता उधर ही हूं। तो मैं कद्दू की सब्जी काटते हुए अपने इस शिक्षा के बारे में भी सोच सकता हूं, और कद्दू की सब्जी काटते हुए मैं किसी ऐसे मुद्दे पे भी सोच सकता हूं जिसका मेरे को लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब मैं अपने को कैसे देखता हूं, ये मेरे विचार से मुझे पता चलता है। अगर हमको ये ध्यान देना है कि फाइनली मैं अपने को कैसे देखता हूं, तो मेरे विचार में अधिकतर समय क्या चल रहा है? तो या तो वो आहार निद्रा भय मैथुन चलेगा, या रूप धन पद बल चलेगा। इसके अलावा हमारे पास कंटेंट ही क्या है सोचने के लिए? क्योंकि शिक्षा का सोचने के बारे में तो मैंने 5 बजे ऑफ कर दिया था। ये लाइन पकड़ में आ रही? तो विचार के लिए मैं 9 से 5 का कर्मचारी नहीं हो सकता, है ना। विचार तो वो है ही, बाकी तो खाना पीना चल ही रहा है। जैसे अब मैं ट्रेन से जाऊंगा 24 घंटे मान लिया जाए, तो ट्रेन तो मैं चला नहीं रहा हूं, है ना। और बाकी टाइम पे हो गई, टॉयलेट जाएंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ चाय वाला आ गया तो चाय पी लेंगे, कोई चिप्स वाला आ गया तो चिप्स खरीद लेंगे। इससे ज्यादा क्या विचार क्या करेंगे? चिप्स खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये खरीदूं कि वो खरीदूं। एक बार खरीद लिया उसके बाद क्या, तो 24 घंटे कुछ तो विचार चलेगा। तो वो विचार किस आधार पे चलेगा? जैसा मैं अपने आप को मानता हूं। तो शिक्षक की स्वयं के प्रति अगर मान्यता शिक्षाविद के रूप में वो अपने को नहीं देखता है, तो हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। ठीक। और जब भी धरती पे जिन्होंने भी शिक्षा में कुछ बड़ा काम किया है, उन्होंने उस दायरे को तोड़ा है। ठीक। जैसे मैं अपने मित्र का जिक्र करता हूं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो गवर्नमेंट टीचर कर्मचारी होने के नाते अगर वो सोचते, तो उनका इतना काम है कि वो 8 बजे जाएं और 1 बजे आ जाएं। बच्चे आ गए तो पढ़ लेंगे, नहीं आए तो उनका काम नहीं है कायदे से। लेकिन वो जब गए तो ये देखा कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो घर घर जाकर के उनको पकड़ के लाना, उनमें से कुछ को नहलाना। ज़्यादातर वो गरीब बच्चों और मजदूर लोगों के, उनके माँ बाप को उतनी फुर्सत नहीं है, तो उनको पकड़ करके लाना, उनको नहलाना, उनके बाल वाल बनाना। ये सब वो कब कर पाए? ये विचार कब चला उनका? वो कर्मचारी होने के नाते तो नहीं चल सकता।
शिक्षक के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी है, हम किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ हैं। देखिए, इस धरती पे शिक्षक इकलौती ऐसी चीज है जो किसी जीवित मनुष्य के साथ काम कर रही है। बाकी तो सब पदार्थ प्राणावस्था के साथ हैं। तो शिक्षक हम प्राइवेट स्कूल में हो कि हम सरकारी स्कूल में हो, है ना, लेकिन मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हूं। ठीक। और नियम यह कहता है कि जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ है वो उसको नहीं निभा पाया तो वो उतना ही परेशान होता है, उतना ही फ्रस्ट्रेशन में जाता है। तो हम अपनी जिम्मेदारी, हमारे जिम्मेदारी बड़ी है, हम मानव के साथ काम कर रहे हैं, और मानव को समझदार बना देने से ज़्यादा बड़ा काम इस धरती पे कुछ है नहीं, क्योंकि वो बेचारा समझ नहीं आया है। तो हमको विचार करेंगे तो विचार करने से हमको आइडियाज आएंगे, दसियों तरह के आइडियाज आते हैं, है ना। जैसे मैं अपने, जो हम अभी तालेगढ़ में एक स्कूल चलाते हैं या इधर नवदीप में, तो एक शिक्षिका का उदाहरण मैं देता हूँ। मतलब कैसे, अगर जब वो शिक्षक के रूप में सोचता है तो कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि सर, मैं उनसे जस्ट पूछ रहा था कि पिछले 4-5 महीनों में क्या स्थिति बनी, और आपने क्योंकि विद्या का शिविर भी किया है, तो क्या आपके पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज आया, क्या कुछ पकड़ पाया आप। तो उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि मेरी क्लास में एक बच्चा है जो क्लास में आता है और एक कोने में बैठ जाता है, और अब कोई माइका लाल उसको हिला नहीं सकता, वो कुछ नहीं करेगा, किताब नहीं खोलेगा, कॉपी नहीं खोलेगा, खेलने नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो बस वो चुपचाप बैठा रहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी दूसरे स्कूल में होती तो मैं इसकी वाट लगा देती, पर बोला यहाँ ये समझ में आया कि वो सुखी होना चाहता है और उसकी सुखी और मेरी जिम्मेदारी है। तो बोला फिर मेरे को ये समझ में आया कि करना तो मुझे ही पड़ेगा, नहीं तो जनरली क्या होता भाई, इसको डांटा जाता, उसको बार बार इरिटेट किया जाता, और क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, क्योंकि एक बच्चा मेरी क्लास में चुपचाप बैठा रहे तो टीचर वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है ना। हमको केवल वही बच्चा परेशान नहीं करता है जो उदंडता कर रहा है या जो हरकतें उटंग पटांग कर रहा है। एक आदमी चुपचाप बैठा है, वो बोल ही नहीं रहा है कुछ, वो भी हमको ज़्यादा परेशान करता है, वो भी, है ना। तो बोला कि जब मेरे को ये दिखाई दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता चला, तो मैंने फिर उसको ऑब्जर्वेशन में उसका ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। पहले तो परेशान होना बंद हो गया, एक बात कि ये मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसको ये समझ में आया कि इसको कुछ परेशानी चल रही है और इसको समझने की जिम्मेदारी मेरी है। तो पहला भाग तो क्या हुआ कि जब वो शांत बैठा है तो मुझको अंदर से कुछ हिल डुल नहीं रहा हूँ, मेरे अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि क्या कर सकती हूँ। तो फिर उसके घर पहुंची, घर पहुंच के देखा कि पता चला कि घर में तो ये एकदम बढ़िया है, बढ़िया खेलता कूदता खाता पीता पढ़ भी लेता है थोड़ा बहुत, और एकदम एक्टिव है। क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है घर में कुछ गड़बड़ हो, तो घर बोला एकदम सहज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बोला फिर अब क्या किया जाए, फिर उसको देखना शुरू किया, 1 बार 2 बार। तो कई बार बोला कि मैं जैसे क्लास के बाहर भी आ जाती थी तो मैं खिड़की से देखती थी उसको कि क्या कर रहा है अकेले में, है ना, या वो खेल रहा है दूर, तो दूर बैठ के देख रही हूँ कि वो खेलते, अगर वो कुछ बच्चों के साथ है तो क्या कर रहा है। तो बोला धीरे से मुझे उसके अंदर एक बात पकड़ में आई कि जब उसकी किसी बात की, जब वो कुछ करता है और कोई उसको एप्रिशिएट करता है तो वो थोड़ा एक्टिव होता है, उसको कुछ तंतु पकड़ में आया। तो बोला मुझे ये समझ में आया कि ये थोड़ा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने नहीं की हो, मतलब मैडम ने सब बच्चों को एक ही तरह से लेती है तो उसको लगा होगा कि यार, ठीक है। तो बोला अगले दिन मैंने थोड़ा उसके बारे में बात करनी शुरू की कि देखो इसका बैग का मतलब, उदाहरण देती है ना मैडम, जैसे रंग ही समझाने, तो रंग समझाने के लिए बोलते ही है कि देखो ये नीला बैग वो पीला बैग। तो बोला एग्जाम्पल मैंने उससे लेने शुरू कर दिए कि देखो इसका बैग नीला है, ये नीला रंग है, देखो इसके टिफिन में रोटी है ना, ये है, और देखो इसका बटन इसने अच्छे से लगाया हुआ है।
तो बोला एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसकी थोड़ा दोस्ती शुरू हुई और बोला आज एकदम आराम है और वो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये पकड़ में है। तो अगर वो केवल अपने को नर्सरी की टीचर के रूप में देखती कि मुझे इन्हें ABCD सिखानी है और जो नहीं सीख रहा है वो दुष्ट है, उससे उसको डांटेंगे मारेंगे या कुछ करेंगे, तो ये कब आया? जब हम कर्मचारी से और ये इन सब मान्यताओं से हटके हम शिक्षाविद के रूप में सोचते हैं। ठीक है, तो ये तो केवल शिक्षा में मैंने मान्यताओं के ऊपर थोड़ा बात की आप पे। ऐसी पूरी जिंदगी में देखेंगे तो बहुत सारी मान्यताओं के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम अब ये बोल रहे थे कि बेसिकली शिक्षा बेसिकली जानने की चीज है। तो जानने का क्या मतलब है और जानने की प्रक्रिया क्या होती है, इस पे थोड़ा बात करते हैं, है ना। तो बेसिकली मानव क्या है? अब हम क्योंकि विद्या से भाषा से परिचित है तो थोड़ा शब्द उधर से आ रहे हैं। तो बेसिकली मानव क्या है? शरीर और जीवन का कोई संयुक्त रूप है, ये सोचना हमको है ही, है ना। तो ये जो मानव है या तो ये कंडीशनिंग के साथ है या ये किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ है। मानव की दो ही स्थितियां भी हैं। ठीक, जीवन किसको बोल रहे हैं अब थोड़ा इसको देख लेते हैं तो थोड़ा हमको अंदाजा लगेगा कि फिर क्या हो रहा है। बेसिकली हम शिक्षा की बात ही कर रहे हैं। तो इतना हमको पता है कि हमारे जीवन में या जीवन में मन नाम की कोई चीज है, वृत्ति नाम की कोई चीज है, चित्त नाम की कोई चीज है, बुद्धि नाम की कोई चीज है और फाइनली आत्मा नाम की कोई चीज है। ठीक है, और ये सब कुछ अलग अलग इसमें कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मन का क्या काम है? सामान्य परिस्थिति में जो भी शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल संवेदनाएं हैं उनको वो महसूस करता है ना, उसी को वो सुख दुख के रूप में देखता है। जो अनुकूल हैं उसको ये मानता है कि ये अच्छा लग रहा है और जो प्रतिकूल हैं उसी को क्या मानता है? संवेदना पकड़ में आती है, संवेदना सब जो भी 5 सेंसेस से आता है। ठीक, तो गर्मी लगी तो दुख है और थोड़ा AC मिल गया तो दुख है, ये अनुकूल संवेदना है ना। भूख लगी तो दुख है और फिर भूख मिट गई तो सुख है ना। ज़्यादा कड़वा हो गया तो दुख है, थोड़ा मीठा हो गया तो सुख है। क्योंकि शरीर के स्तर पे ये अनुकूल, शरीर के स्तर पे कभी भी ऐसा होगा कि एक ही चीज कंटिन्यूस हो जाएगी अनुकूल। जैसे इस समय AC अच्छा लग रहा है, किसी समय धूप अच्छी लगेगी। तो मन के स्तर पे ये अनुकूलता प्रतिकूलता चलती रहेगी। लेकिन हमने इसको सुख दुख मान लिया है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि सुख दुख साथ साथ है। एक्चुअल में सुख दुख साथ साथ नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता साथ साथ चलती है। ये अंतर पकड़ में आ रहा है। शरीर के लिए जो अनुकूलताएं हैं वो किसी समय प्रतिकूलता में बदल जाती हैं। इसलिए हमको लगता है कि सुख के बाद दुख आएगा ही, जैसे ठंड के बाद गर्मी आएगी ही, है ना। तो मन क्या करता है? इन संवेदनाओं को महसूस करता है और जो अनुकूल है उन्हीं का क्या करता है? आस्वादन चयन करता है। ये भी आपने सुना है, भाई मैं क्या चाहता हूं, जो मेरे अनुकूल हो वही मेरे को अच्छा लगता है। और किस आशा में करता है? इसी को हमने क्या बोला है? आशा क्रिया बोली है ना। क्योंकि अब शिक्षा का काम हम किसके साथ कर रहे हैं? शरीर के साथ कि जीवन के साथ? जीवन के साथ। तो हमको थोड़ा जीवन को पकड़ना पड़ेगा। फिर वृत्ति में क्या हो रहा है?
जो भी अनुकूल संवेदना प्रतिकूल संवेदना हो रही है उसका तर्क पूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं कि इससे ये अच्छा क्यों लग रहा है और ये खराब क्यों लग रहा है ना। इसी को क्या बोलते हैं, वो तुलन विश्लेषण कहते हैं अभी मोटे तौर पे, है ना। ठीक, ये मैं बहुत प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहा हूं। ठीक, इसी को विचार बोल रहे हैं। तो हमारा विचार क्या करता है, ये सुख क्यों है और ये दुख क्यों है, ऐसा मोटे तौर पे विचार करते हैं। चित्त क्या करता है, जिससे सुख मिला उसका चित्रण सुख के रूप में करेगा और जिससे दुख मिला उसका चित्रण दुख के रूप में करेगा। तो ये चित्रण हमारे अंदर चलता रहता है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इच्छा बोल रहे हैं। तो जो हमको सुख की इच्छा हो रही है, जो मतलब जो हमारे सुख के चित्रण है उसको बार बार करने की इच्छा है, और जो हमारे दुख के चित्रण है उससे बचने की इच्छा है। मोटे तौर पे अभी ये काम हो रहा है। ठीक हो गया। अब शरीर और जीवन तो क्या है, पशु में भी है, दोनों में समानता तो है ही ना, वहां भी जीवन है और शरीर है। तो वहां क्या अंतर है, तो पशु में और मानव के जीवन में क्या अंतर आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग से चल रहा है ना। ठीक, तो वहां देखेंगे तो मन ज्यादा थोड़ा बहुत क्या एक्टिव है, पशु में केवल मन एक्टिव है। ठीक है ना। और वो भी अनुकूल संवेदना और प्रतिकूल संवेदना को नोट करता है। ठीक, इसीलिए किसी कुत्ते को डंडा मारे तो दूसरे दिन आपके पास नहीं आएगा, इतना वो पकड़ लेता है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है, वो सब जिंदा रहने की आशा में कर रहा है। लेकिन मनुष्य का क्यों करता है, देखिए मन दोनों जगह सक्रिय है, लेकिन एक का मन केवल जिंदा रहने के लिए कुछ आस्वादन चयन कर रहा है। और क्योंकि मनुष्य क्या है, सुख चाहता है, उसका ड्राइविंग फोर्स ही सुख है, इसलिए उसका मन जो है सुख दुख के आधार पर ज्यादा चीजों को देखता है। वो सुख की आशा में ही सब कुछ कर रहा है। ठीक, तो इसलिए इसको तो हम हटा देते हैं। यहां तक ठीक हो रहा है, कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब आगे चलते हैं। अभी फिलहाल हम आत्मा और बुद्धि से थोड़ा सा उसको बाद में निपटेंगे, है ना। वहां तक पहुंचने के लिए ही सारा शिक्षा का कार्यक्रम है कायदे से। तो एक्चुअल में देखेंगे शिक्षा का कार्यक्रम कहां से शुरू हो रहा है। अगर मन की बात करें तो मन दोनों जगह एक्टिव है, तो मनुष्य के साथ मन के आधार पर शिक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए मान्यताओं की शिक्षा नहीं हो सकती, मान्यताओं के आधार पर शिक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि मानव तर्क तो करता है ना। जबकि पशुओं में तर्क जो है लगभग नहीं के बराबर चलता है। ठीक, जैसे उसका तर्क कितना चलता है, जिंदा रहने की जगह पे चलता है। जैसे घर में अगर आपने कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो, तो इतना पैटर्न वो पकड़ लेता है कि इस कमरे में जाना है कि उस कमरे में नहीं जाना है, उतना तो चलता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अरे यार ये चांद जो है रोज कहाँ निकल आता है, ये धरती किसने बनाई। ठीक है ना। या उसका ये तर्क भी नहीं चलता कि मालिक अपने आप तो मेज में बैठे खाता है और मुझे नीचे बैठे क्यों खिलाता है, उसका ये भी तर्क नहीं चलता। उसका तर्क इतना ही चलता है कि ये मेरी थाली है, इसमें खाना खाना है, उतना वो पैटर्न पकड़ लेता है। तो बेसिकली शिक्षा का काम कहाँ से शुरू होगा, वृत्ति से शुरू होगा। तो वृत्ति का मतलब ये है कि तर्क चलना शुरू हो जाए। तो शिक्षा का पहला कार्यक्रम यह है कि, इसीलिए आप ये देखेंगे शिक्षा का कार्यक्रम तभी शुरू होता है जैसे ही बच्चा सवाल पूछना शुरू करता है, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, उसके मन में क्यों का सवाल शुरू हो गया। और मानव को अगर आप देखेंगे तो मानव जाति जो ये जिस तरह से भी आगे बढ़ी है, उसमें मन ने ज़्यादा काम किया है कि वृत्ति ने ज़्यादा काम किया है। भाई उसने क्यों का सवाल पूछा, इसलिए चीज़ें उसको पकड़ में आई, है ना। भाई जैसे आग लगते हुए तो जानवर ने भी देखी होगी, और आग लगते हुए मनुष्य ने भी देखी होगी। मनुष्य ने उसको ऑब्जर्वेशन किया और उसके पैटर्न को वृत्ति द्वारा विश्लेषण किया, तो वो आग लगाने के पैटर्न को पकड़ गया, इसलिए आग लगा पाया, है ना। तो जब भी वो क्यों का सवाल जो उठता है वो वृत्ति में ही उठता है ना।
तो विचार का काम यहाँ से शुरू होता है और बेसिकली शिक्षा का काम अब यहाँ से शुरू होता है। ठीक, तो क्या समझ में आया? ट्रेनिंग पूर्वक शिक्षा नहीं हो सकती। ये जो हम बच्चों को ट्रेनिंग दे दे करके कोशिश करते हैं, है ना, 2.5 साल का बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, नमस्ते करो, ऐसा हम उसे सम्मान करना सिखा रहे हैं। सम्मान को विश्लेषण करने का काम वृत्ति का है। जब तक उसको सम्मान समझ में नहीं आएगा वो सम्मान करेगा कैसे? फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, नमस्ते करो नमस्ते करो। एक दिन उसको नमस्ते करने के बदले चॉकलेट मिल जाती है, फिर उसको समझ में आता है नमस्ते क्यों करना है। ये ठीक है? यानी कि वो नमस्ते कहाँ से जुड़ गया? उसके मन से जुड़ गया, है ना। उसको अच्छा लगता है, उसके बदले से चॉकलेट मिलती है या उसको थोड़ा कोई थपथपा देता है। ठीक, वरना हम बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको नमस्ते नमस्ते करने में कायदे से। ठीक, और अगर हम बच्चों के पीछे ना पड़ें तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा उन पे, आपके घर में, आपके वातावरण में जिस तरह से भी सम्मान, ये जो परंपराएं होंगी पैर छूने की, हाथ छूने की, वो सीख ही लेगा। मैं अभी आप आए ना सटलासण, तो मैंने यथार्थ को रास्ते में बोला कि बेटा आप अंकल को नमस्ते तो करो। हाँ है ना यार रेडी, मैं पहचानता नहीं हूँ, कैसे नमस्ते करो? तो ठीक है, पहले पहचान बना लो। हाँ, और क्या। अगले दिन देखिए हमने कितनी बढ़िया बातचीत की, तो ऐसा थोड़ी नहीं था कि वो मेरा अपमान कर रहा था। बहुत बढ़िया से बातचीत की, जो भी सवाल मैंने उससे पूछा उसने बहुत बढ़िया से जवाब दिया। ठीक है, तो कई बार वो जबरदस्ती करने से भी बच्चे बहुत इरिटेशन में जाते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे संबंध बच्चे के साथ, बच्चे को कई बार, इसीलिए आप देखेंगे जब 4 बड़े बैठे हो ना, बच्चे उनके आसपास आने से थोड़ा बचते हैं, है ना। उनको दिखता है ये आदमी लोग ठीक है नहीं, ये तंग करेंगे बिना बात के, है ना। जैसे कई, एक घर की कहानी मुझे याद, मतलब ऐसा हजारों घटनाएं घटती हैं, पर अगर आप, जैसे मैं किसी घर में गया, है ना, अब घर में गया तो मेरे सामने चाय बिस्किट और सब मिठाई आई है। अब वो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा, उसको तो मिठाई दिख रही है क्योंकि वो तो विशुद्ध मन के स्तर पे। वो बेचारे ने झांका झोंका और फिर उसने देखा कुछ सुरक्षित वातावरण, उसे अनुमान लगा और उसने मिठाई खा लूँ। उसने एक मिठाई उठाई नहीं थी कि उसे पकड़ लिया गया किसी ने, क्या अंकल जी को नमस्ते नहीं किया? फिर उसने मुझे नमस्ते किया, समझ में आ गया इसे छुटकारा तो है नहीं। फिर अच्छा तुम बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अंकल जी को बताओ। ठीक है, और उस बेचारे को 15-20 मिनट जो है ना, ठीक है, 15-20 मिनट उसको तंग किया, उसके बाद वो वहां से फिर भाग गया हो। तो क्या है, अभी हमको बच्चों के पास, मतलब बच्चे हमारे सामने कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ट्रेनिंग देने से ये सीख जाएगा, है ना। इसलिए हम उसको तब ट्रेनिंग देने का एक टाइम होगा, मतलब धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, ठीक है, एक समय के, जैसे आपका बच्चे को बोलना कोई वो नहीं है, मतलब उतना गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो अब उसका तर्क भी चल रहा है कि भाई नमस्ते करते ही वो आसपास उस पैटर्न को पकड़ रहा है। लेकिन 3 साल के बच्चे को नहीं पकड़ में आता है। 3 साल तो क्या, यहाँ 1.5 साल के बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, है ना, और फिर बहुत खुश होते हैं जब ऐसा कर देता है। ठीक, तो क्या है, ट्रेनिंग का काम बच्चों के साथ नहीं हो सकता। इसलिए एक उम्र के बाद तो बच्चा कैसे सीखता है वो हमको पता ही है मोटे तौर पे, है ना। एक अनुसरण अनुकरण सुना ही है आपने, अनुकरण अनुसरण तो सुना ही है। तो एक समय के बाद वो अनुकरण अनुसरण पूर्वक ही सीखता है छोटी उम्र में। तो वो अनुकरण अनुसरण की ट्रेनिंग उसको देनी है कि हमको करनी है? वो हमको ही करनी है। उसके बाद वो आज्ञा पालन या अनुशासन की स्थिति में आता है ना। तब उसके साथ तर्क पूर्वक बात की जा सकती है कि ऐसा क्यों करना है। जैसे हम स्कूल में क्या कभी इस बात पे चर्चा करते हैं कि अच्छा ये बताओ तुमको सबको यूनिफॉर्म में ही क्यों बुलाया जाता है? हमारे बहुत सारे डिसिप्लिन के मुद्दे हैं स्कूल में और वो ठीक भी है, लेकिन क्या हम बच्चों के साथ चर्चा करते हैं कभी? बच्चों में कम से कम तीसरी चौथी पांचवी से ऊपर हम नहीं करते हैं, लेकिन हम यूनिफॉर्म की ट्रेनिंग देते हैं। जबकि हमारा क्या दृष्टिकोण है उसके पीछे? क्यों बुलाते हैं हम उनको यूनिफॉर्म में? क्यों बुलाते हैं?
हाँ, भेदभाव ना रहे, तो क्या उनके अंदर से भेदभाव खत्म हो जाता है, या वस्त्रों के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है? नहीं होता है ना। इसीलिए हमको जिस दिन हम इंतजार करते थे कि एक दिन 12th पास हो जाए तो फिर देखेंगे, है ना। हाँ, इसीलिए जो है क्या बोलते हैं, मैंने तो अपने साथ के बच्चों को देखा है, हमको भी देखा है कि जैसे ही 12th पास हुआ तो ये टेंशन नहीं है कि क्या सब्जेक्ट लेना है क्या नहीं लेना है, सीधे ये टेंशन है कि अब कपड़े कौन से खरीदे जाएं, क्योंकि अब मौका मिला है। ठीक है, तो लड़कों को मैं देखता था कि वो जीन्स ढूंढते थे सबसे पहले, क्योंकि जीन्स का जमाना था, जीन्स और थोड़ा रंग बिरंगे जूते, क्योंकि हमको तो केवल वो पीटी सूजी पहनने की इजाज़त थी ना, तो वो रंग बढ़िया जूते, ठीक है, और जीन्स ढूंढते थे। और लड़कियां सबसे पहले पर्स ढूंढती थी, उनको पर्स लटकाना है। तो कभी हम ये बात ही नहीं कर पाए कि अच्छा आप स्कूल में पर्स लेके आ जाओ तो क्या होगा, क्योंकि हम मान के ही चल रहे हैं कि वो इस मामले में विचार करने योग्य नहीं है, लेकिन वो हैं। तो एक उम्र के बाद जो भी डिसिप्लिनरी के मुद्दे हैं उनसे चर्चा की जा सकती। अगर हम यूनिफॉर्म के मुद्दे पे ही चर्चा कर लें तो वस्त्रों के प्रति शायद हम उनकी कोई समझ बना दें कि भाई अगर समाज में ये दिखावे भुलावे की झंझट नहीं होती है ना, और आपके अंदर भी वस्त्रों को लेकर के ठीक ठाक मानसिकता होती तो बिना यूनिफॉर्म मतलब अपनी मर्जी से आ ही सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन हमारी क्या है, उस तरह की कोई समझ विकसित नहीं है, इसलिए तो बच्चे इस बात को स्वीकार करते कि हाँ अगर आपको छूट दे दें तो फिर आप तो कुछ और ही करोगे, इसलिए यूनिफॉर्म में बुला रहे हैं। हम बुलाना नहीं चाहते कायदे से, क्योंकि है ना, कैसे ये बात पकड़ में आ रही है। तो वस्त्रों के प्रति समझ के लिए हमारे पास ये बढ़िया मुद्दे हैं। या क्यों हम आपको रोज असेंबली में बुलाते हैं, या जैसे बच्चे क्लास में हमारे आने पे क्लास में खड़े होते हैं, क्यों खड़े होते हैं? ट्रेनिंग तो हम देते ही हैं उनको, लेकिन क्या इस पे कभी चर्चा होती कि क्यों खड़े होते हैं बच्चे, क्यों जरूरी है उनका खड़ा होना? आप लोग बताइए। हैं, क्लासरूम में शिक्षक के जाने पे बच्चों के खड़े होने का क्या अर्थ है? हम तो इसके पीछे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, और कोई बच्चा खड़ा ना हो तो उसकी वाट भी लगा देते हैं। वो थोड़ी सुस्ती आ जाती है शरीर में तो थोड़े खड़े होके बैठ जाते हैं, तो पर एक ऐसा हम बच्चों के साथ चर्चा नहीं करते। जनरली तो उसको रिस्पेक्ट के साथ जोड़ दिया है। इसलिए अगर किस हमारे आने पे संयोगवश कोई बच्चा खड़ा ना हो पाए तो वो हमारा ईगो भी हर्ट हो जाता है। तो तकनीकी रूप से देखेंगे तो बेसिकली वो बच्चा अभी तक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था और उसका शरीर भी 45 मिनट से बैठा हुआ था, तो एक थोड़ा सा रिचार्ज जैसा और थोड़ा सा चेंज जैसा, और दूसरे शिक्षक के आने को वो एक्नॉलेज कर ले, नोटिस कर ले कि दूसरा शिक्षक आ गया, तो उसके भीतर एक बेसिकली फिर वही उसकी वृत्ति में क्या हो रहा है, ये विश्लेषण हो रहा है कि नए शिक्षक आ गए हैं, नया सब्जेक्ट होगा, और फिर वो अपने को स्विच करने में उसको आसानी होती है। बैठे बैठे हो सकता है कि वो उतना जल्दी स्विच ना कर पाए। तो अगर हम बच्चों को ये कह दें कि भाई ये खड़ा होना अनिवार्य है, लेकिन हमने इसको सम्मान से जोड़ दिया, इसलिए बच्चे लोग भी खड़े होकर उनको लगता है हमने सम्मान कर दिया, उसके बाद वो फिर बैठ के अपनी मनमर्जी चलाते ही हैं, उनको लगता है सम्मान कर तो दिया। तो एक्चुअल में वो सम्मान नहीं है, वो एक प्रकार का मैनर्स है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ये ठीक हो गया? तो डिसिप्लिन के मुद्दे बच्चे के साथ चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जो भी हम क्लासरूम में करना चाहते हैं, जो भी कम से कम क्लास 4th 5th के बाद तो बच्चे और 4th 5th के बाद बच्चे बढ़िया बात करते हैं। अगर हमको बात करनी आती है तो बच्चे बात कर लेते हैं, है ना। अपने को यही तो पूछना है कि मान ले जाए सबको यूनिफॉर्म में नहीं बुलाएं तो क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे, फिर बच्चे ही बताएंगे कि अच्छा कोई महंगा पहन के आएगा, कोई सस्ता पहन के आएगा, तो अच्छा अगर कोई महंगा पहन के आए तो उससे क्या नुकसान है, तो कोई बोलेगा दूसरा बच्चा देखा देखी करेगा, इसका मतलब हमारी मन की कमजोरी है। ठीक है, तो यहाँ से उनके हमारे विचार कैसे चलते हैं दूसरों को देख करके। लेकिन क्योंकि हमने यूनिफॉर्म को ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया है, इसलिए यूनिफॉर्म को लेकर उनके कोई समझ विकसित नहीं होती, वस्त्रों को लेकर के। जबकि सामान्यतः यूनिफॉर्म का केवल इतना ही मतलब है कि ताकि बच्चों के बीच में
है ना, वो महंगे सस्ते का जो, क्योंकि समाज में तो यही चल रहा है ना। तो बेसिकली क्या है, किसी एक नकारात्मक अवधारणा से बचाने के लिए बच्चों के ये प्रयोग है। ठीक, अगर हमारे बच्चों के साथ ये भी बोला जा सकता है ना कि अगर हमारे बच्चे समझदार हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम एक समय विदाउट यूनिफॉर्म, मतलब जो भी उनको पसंद है वो पहन के आ ही सकते हैं, लेकिन अगर वो वस्त्रों को समझते हैं तो ये छूट दी जा सकती है। ये भी स्कूल का एक पैरामीटर हो सकता है। और इसमें भी दिख ही जाता है, जैसे कुछ स्कूलों में हफ्ते में एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म का नियम है। उस दिन ये चर्चा हो सकती है कि देखो आज आपको दिया तो आज क्या स्थिति है, आज आपका ध्यान पढ़ाई पे से ज़्यादा किस पे है, दूसरों के कपड़ों पे, अपने कपड़ों पे, इसलिए यूनिफॉर्म में बुलाना पड़ता है। ठीक, तो फिर उसका ध्यान जाएगा कि हाँ बात तो सही है, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और मैं कैसी कैसी बातों से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो फिर बाहर भी होता हूँ, यहाँ भी उसका ध्यान जाएगा। तो यूनिफॉर्म ही अपने आप में हफ्ते भर का सिलेबस है। ये ठीक हो गया? तो क्या बात हो रही है? तो ये जगह है जो तर्क की जगह है। वृत्ति ही हमारी तर्क की जगह है। ठीक, तो शिक्षा का काम है तर्क का विकास, पहला काम, न कि ट्रेनिंग देना। ये ठीक हो गया? तो छोटे बच्चों के साथ अनुकरण अनुसरण पूर्वक, और उसके बाद जो आज्ञा पालन वाला अनुशासन वाला भाग है वो संवाद पूर्वक। ठीक, तो क्या लिखा है, ये शिक्षा की शुरुआत ही यहां से होती है। ये ठीक है? ये क्या है? तो शरीर और जीवन को थोड़ा और देख लेते हैं। अब हम मानव पे आ गए, हमने पशुओं को छोड़ ही दिया। तो ये शरीर है, शरीर में क्या है, संवेदनाएं हैं, और मन उसको महसूस करता है और उसी आधार पर चयन करता है। वृत्ति का काम है संवेदनाओं का सुख दुख के रूप में तर्कपूर्वक विचार करना, वो उस पैटर्न को पकड़ता है, वो वृत्ति का काम है ना। और वो फिर इसी को तुलन विश्लेषण बोलते हैं। सुख दुख क्या है, क्यों है का विचार करता है ना। इसके बाद क्या होता है, तो चित्त में जो विश्लेषण होता है वृत्ति में कि मुझको कोई सुख दुख महसूस हुआ, वृत्ति ने उसका एक पैटर्न बनाया, यानी उसका एनालिसिस किया कि ये क्यों है, किस लिए है, और वो मान्यता के आधार पे भी हो सकता है और अंडरस्टैंडिंग के आधार पे भी हो सकता है। उसके बाद चित्त में एक चित्र यह बन सकता है कि संवेदना ही सुख का स्रोत है। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि वृत्ति ने पकड़ा कि हाँ मैंने ये लड्डू खाया, ये मीठा था इसलिए मजा आया, तो चित्त में क्या बैठा, अब अगली बार लड्डू खाने की इच्छा होगी, तो उसके चित्त में चित्रण फाइनल हो गया कि लड्डू खाने से सुख मिलता है या जो भी है। ठीक है, तो चित्त में एक प्रकार का चित्रण बैठेगा कि संवेदना यानी कि शरीर ही सुख का क्या है, स्रोत है। ठीक है, दूसरा चित्रण ये भी हो सकता है, ठीक, मीठा खाया और एक दिन मीठा खाते खाते शुगर हो गया, या मीठा खाने से दांत खराब हो गए, या मीठा खाने से एसिडिटी हो गया। तो दूसरा चित्रण यही बन सकता है कि ये संवेदना ही जो है किसका स्रोत है, क्योंकि कहाँ से आई वो बीमारी, और वो मीठे का स्वाद का इच्छा कहाँ, मतलब वो कहाँ से सेंस आ रहा है, शरीर से आ रहा है। तो दूसरा चित्रण इस प्रकार का भी बन सकता है कि ये शरीर ही दुख का स्रोत है। तो मोटे तौर पे दो तरह के चित्रण बन सकते हैं। ये पकड़ में आ रहा है? ठीक, तो इससे क्या होगा, तो सुख दुख और उसके स्रोतों का चित्रण होने लगता है ना। कितने प्रकार से मैं सुख पा रहा हूं और कितने प्रकार से दुख पा रहा हूं, उसके क्या क्या स्रोत है, वो सबका चित्रण मेरे अंदर होने लगता है। ठीक,
और सुख को अधिकतम करने की और दुख को न्यूनतम करने की इच्छा मेरे अंदर बनी रहती है। ठीक, अब हम थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं। तो जहां ये चित्रण, जिस उसमें ये चित्रण बना, मान्यता के रूप में ही बनेगा कि संवेदनाएं क्या है, शरीर ही सुख का स्रोत है। इसी को क्या बोल रहे हैं? यहां से एक समाज पैदा हुआ जिसने भौतिकता को ही सुख का क्या माना, स्रोत माना, और उसने ही शिक्षा के लिए कुछ, तो भौतिकता को सुख का स्रोत माना तो भौतिकता की शिक्षा शुरू की। तो यहां से आप देखेंगे, और जिसने यह मान लिया कि संवेदना ही क्या है, जिसका चित्रण यह हो गया कि संवेदना क्या है, दुख का स्रोत है, तो इससे क्या हुआ जाए, मुक्त हुआ जाए। और उसको बोला गया अध्यात्मवाद मोटे तौर पे। तो अभी तक की हमारी शिक्षाओं के बड़े स्रोत क्या हैं? भौतिकवादी शिक्षा है या अध्यात्मवादी शिक्षा है? तो भौतिकवादी शिक्षा में आप देखेंगे, भौतिकवादी शिक्षा ने राज्यों को जन्म दिया। भौतिकवाद ने क्या दिया भाई? राज्य बने। राज्य किस लिए बने? अधिकतम संग्रह के लिए, है ना? राज्य किस लिए बने? अधिकतम संग्रह के लिए। और जब राज्यों ने अधिकतम संग्रह के लिए शिक्षा की शुरुआत की तो इसी को बोला जाएगा राजनीतिकरण। शिक्षा का राजनीतिकरण यहीं से शुरू होता है। भाई राज्य ने सैनिक बनाने की शिक्षा शुरू की कि नहीं की? ठीक है, यह हमारा राज्य है, यह हमारा क्षेत्र है, इसकी रक्षा करना और दूसरे राज्यों को विजय करना, ये सब का प्रोग्राम तो शुरू हुआ ही। इसीलिए सैनिक शिक्षा और तमाम राज्यों को बड़ा मानना और अब दूसरे राज्यों को खराब मानना, ये सब क्या है? ये शिक्षा का राजनीतिकरण ही तो है। क्योंकि हम किस लिए सोच रहे हैं? हम भौतिकता को ध्यान में रखते हुए अच्छा और खराब सोच रहे हैं। तो आपने अगर कभी स्पार्टा का नाम सुना हो, स्पार्टा का नाम सुना है आपने कभी? 2-2.5 हजार साल पहले यूनान में एक स्पार्टा नाम का राज्य होता था, जिसका एकमात्र कार्यक्रम था हर मानव, हर जो सैनिक है, पुरुष है, उसको कठोरतम योद्धा बना देना। और उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली वही, उसको वो शिक्षा ही बोलते थे। सब कुछ राज्य के हाथ में था। तो ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को राज्य जो है 10 दिन बाद या 1 महीने बाद ले लेता था और बहुत कठोरतम शिक्षा देता था। उसमें कुछ बच्चे मर भी जाते थे, पर फाइनली जो बचा गया, फिर वो संसार का सबसे खतरनाक फाइटर होता था। ठीक, इसीलिए वो बहुत फेमस हिस्ट्री में है। जब 300 लोगों ने जो है, एक फिल्म भी बनी है उस पर, 300, है ना? तो ईरान की 1 लाख सेना को 300 स्पार्टा के योद्धाओं ने रोक के रखा जब तक एक भी जिंदा रहा। वो इस लेवल का। ठीक है, तो हर एक राज्यों ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने का, और क्योंकि मानव है, उसको केवल प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता, फाइनली उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है कि क्यों वो विजय के लिए गया, क्यों दूसरे राज्य को जीतना है। तो वो राज्य हमसे छोटा है, हमसे नीचा है, या हमारा दुश्मन है, ये सब उसके मन में बिठाना पड़ता है। इसके बिना वो लड़ने नहीं जाता। आदमी रोबोट नहीं है। जैसे आप सोचिए कि सिकंदर इतनी दूर भारत चल करके आया, ठीक है, अपने 50,000 1 लाख लोगों के साथ आया ना। तो सिकंदर ने जब जीता, जिसको भी जीता होता या वो जीत जाता जो भी वो चाहता था, तो सिकंदर को क्या मिलता? तो एक तो उसका नाम होता, ठीक है, और वो विश्व विजेता का एक जो उसका वो ईगो, वो सेटिस्फाइड होता, और कुछ धन संपत्ति तो उसको मिलती। अच्छा, जो उसके निकटतम 1000 लोग, 2000 लोग, बड़े अफसर कितने होंगे उसमें, मान लीजिए 2000 होंगे, तो उन 2000 लोगों को कुछ पद मिलता, कुछ धन संपत्ति मिलती। ये बाकी 80,000 लोग उसके पीछे क्या कर रहे थे? तो उनको तो कुछ शिक्षण, मतलब उनके मन में कुछ मान्यता भरनी पड़ी होगी ना। हमारी इसीलिए क्या है,
हमारी जाति, उनका तो इतनी खुशी थी कि हमारी जाति का झंडा जो है दुनिया में फहराया जाएगा, वो उतने में ही खुश हैं, उनको पैसा भी नहीं लगता है। ये सेनाओं के साथ तो ऐसा ही होता है ना, ठीक। तो क्या है, तो ये राजनीतिकरण है। और दूसरी, भौतिकवाद में शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, भौतिकवादी सुविधाओं का विस्तार, ठीक। ये हो गया शिक्षा का औद्योगिकरण। अभी शिक्षा का कौन सा भाग चल रहा है, वहां शिक्षा राज्य के लिए थी, यहां शिक्षा किसके लिए है, किसके लिए है, उद्योग के लिए। तो पिछले 300 सालों में जो शिक्षा व्यवस्था है संसार में, वो किस लिए है, हम उद्योग के लिए लोग तैयार कर रहे हैं। तो हम क्या तैयार कर रहे हैं, वर्कर तैयार कर रहे हैं और कंज्यूमर तैयार कर रहे हैं। बढ़िया पढ़ाई लिखाई करा के हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया वर्कर तैयार कर रहे हैं, है ना। जो बच्चे घर में एक गिलास नहीं हिलाते थे, वो कंपनी में 12 घंटे बैठ के काम करते हैं, बढ़िया करते नहीं करते हैं, ठीक। तो वर्कर बढ़िया तैयार हो रहे हैं और फाइनली कंज्यूमर तैयार कर रहे हैं। हम बढ़िया उपभोक्ता हैं, कितना खा जाते हैं। मार्केट में देखिए माल भरा पड़ा है और वो 1 महीने में खाली हो जाता है। तो इसको बोल रहे हैं शिक्षा का औद्योगिकरण। दूसरा देखेंगे तो अध्यात्म ने ये कहा कि सुविधाएं ही जो है, यानी शरीर ही दुख का कारण है और शरीर को सुविधा चाहिए, इसलिए शरीर को न्यूनतम सुविधाओं की शिक्षा, हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे न्यूनतम करें, इसकी शिक्षा वहाँ शुरू हुई, है ना। और इसी को क्या बोला, शिक्षा का धार्मिकीकरण बोला। तो अगर हम शिक्षा के 3 स्टेज देखेंगे तो राजनीतिकरण, औद्योगिकरण और धार्मिकीकरण से गुजरी है, ठीक है। तो अभी शिक्षा का मानवीयकरण होना बाकी है जी। ये भैया आध्यात्मवाद में भी ये पहला वाला उद्देश्य तो आ ही सकता है ना, कौन सा, राज्य रक्षण और विजय वाला। आध्यात्मवाद में भी राजनीतिकरण तो नहीं, वो तो तीनों का मिक्सअप हो गया। हाँ। अगर विशुद्ध रूप से देखेंगे तो अध्यात्म तो फाइनली दुख से मुक्ति के लिए क्या क्या कर्मकांड करने हैं, नहीं जो राजा परंपरा थी, हाँ। राजा प्रजा परंपरा, उस टाइम पे भी नॉर्मली तो यही हो रहा था ना कि धर्म के नाम पे, हाँ, क्योंकि फाइनली राजा का और जो धार्मिक संस्थानों का कोलैबोरेशन हो गया, क्योंकि वो अध्यात्मवाद भी काफी कुछ मान्यता के साथ ही चल रहा है। क्योंकि अध्यात्मवाद में एक बड़ा ये माना गया कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी की चलेगी, धर्म उसका चलेगा। लेकिन बेसिकली वो शिक्षा किसकी देते हैं, न्यूनतम करने की देते हैं, तमाम कर्म कांड की जो भी रिचुअल्स हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो शिक्षा के 3 डायमेंशन हमको दिखेंगे, है ना। और ये एक दूसरे के साथ, क्योंकि तीनों ही मान्यताओं पे आधारित है, तो इसलिए कभी वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो अभी शिक्षा का राजनीतिकरण भी है, धार्मिकीकरण भी है और औद्योगिकरण तो है ही। औद्योगिकरण हावी है, उसके नीचे राजनीतिकरण और धार्मिकीकरण समा जाता है, ऐसा ही है अभी तो, ठीक। इसलिए तो मानव शिक्षा की हमको जरूरत क्या है, कायदे से मानवीयकरण। तो अभी मानव के लिए शिक्षा बनी ही नहीं है, इसके बावजूद भी मानव जाति ठीक ठाक हंस बोल रही है, बड़ी बात है। अभी मानव होने के लिए कहाँ शिक्षा है। तो शिक्षा का मानवीयकरण ही एक्चुअल में हमारा बड़ा मतलब जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा का मानवीयकरण कर दें, है ना। मानव होने की शिक्षा या मानव के लिए। तो अभी शिक्षा मानव के लिए है कि शिक्षा उद्योग के लिए है? अभी सारी शिक्षा किसके लिए है? उद्योग के लिए है, ठीक है। उद्योग की मुसीबत यह है कि वो एआई ला रहा है,
ठीक है। और उद्योग वाले ये बोल रहे हैं कि भाई आदमी को 90 घंटे काम करना चाहिए, ठीक, यही जो है बढ़िया चीज है। तो या तो 90 घंटे काम कीजिए, तो बढ़िया वर्कर बनाने ही पड़ेंगे हमको। सारा ट्रेनिंग, सारा कोचिंग सेंटर और तमाम प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और तमाम पूरा कोचिंग सेंटर और तमाम चीजें फाइनली आदमी को किसके लिए तैयार कर रही हैं, ठीक। तो इसीलिए कोचिंग सेंटर वाले भी जब बोर्ड लगाते हैं तो पैकेज लिखते हैं, ना 65 लाख 80 लाख। अभी तक इस बात का कोई बोर्ड नहीं लगा कि हमारे यहाँ से एक विद्यार्थी गया और अपने परिवार में बढ़िया जिया, या किसी ने आगे जाके जो है किसी ने पर्यावरण के लिए कुछ काम किया, किसी ने समाज के लिए कुछ काम किया। ऐसे विद्यार्थियों के बोर्ड हम थोड़े ना लगाते हैं। हम तो उन विद्यार्थियों के बोर्ड लगाते हैं जो बढ़िया उद्योग में काम कर रहे हैं। ये ठीक हो गया। तो शिक्षा का मानवीयकरण होने की जरूरत है। इस पे कुछ और चर्चा, ये पकड़ में आ रहा है, ठीक। तो शिक्षा के 3 स्टेज हैं। अब वो जरूरत आन पड़ी है और ऐसी जरूरत आ ही रही है कि शिक्षा क्योंकि अभी हम सबसे ज्यादा त्रस्त हैं तो मानवीयता के, मानव के बीच में जो संबंध हैं, वो परिवार में हो कि समाज में हो कि राष्ट्रीय स्तर पे हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, हम मानव के बीच में संबंधों से परेशान हैं। तो मानवीय और मानव के बीच में संबंध से परेशान है, और मानव के लिए कोई संबंध की हमारे पास कोई एजुकेशन ही नहीं है, ठीक। तो हम एक कंप्यूटर चलाने के लायक बच्चे को बनाने में 10 साल लगा देते हैं, लेकिन एक रिश्ता चलाने के लिए, जिसको जो रिश्ते उसे पूरी जिंदगी चलाने हैं, उसके लिए कहाँ कोई शिक्षा है। इसीलिए बच्चे आप देखेंगे, इसलिए 5 मिनट में एक और कर लेते हैं। तो क्या है, तो शिक्षा का काम है तर्क शक्ति का विकास, यानी लॉजिकल स्किल जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम तर्क शक्ति का विकास देखेंगे तो एक समय मानव गुफा युग में रहता था, है ना। थोड़ा उसका तर्क का विकास हुआ, तो तर्क के विकास से आप देखेंगे कि मानव गुफा से कहां पहुंचा, है ना, एक मल्टीप्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक पहुंचा, ठीक है। उसने पिरामिड जैसी चीज बनाए। पिरामिड बहुत अद्भुत चीज है, कमाल की चीज है ना। ये आप कौन सा मंदिर है, ये कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर है ना। तो ये जो भी आदमी अभी तक किया है, ये सब उसकी तर्क शक्ति का विकास तो है। ऐसा नहीं बोल सकते कि तर्क नहीं लगा, बिना तर्क के वो, है ना। देखिए इतने प्रकार के हमने जो है विचारधारा और विश्लेषण किया है, ठीक है। इतने इस तरह के हमने चीजें बनाई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि तर्क शक्ति का कुछ तो व्यक्ति के अंदर विकास हुआ है, ठीक। इसीलिए पिरामिड जैसी चीज बनाई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो तर्क शक्ति का विकास है, ये एक तरफा ज्यादा हुआ है। यानी भौतिकता में देखेंगे, जैसे मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना या पिरामिड बनाना, ये भी लॉजिकल काम तो है। पिरामिड आप देखेंगे तो ज्योमेट्री का हाइट है ना, या जिस तरह के मंदिर हमारे यहाँ बने हैं या तमाम दुनिया में बने हैं, ठीक। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जिस समय मिस्र में पिरामिड बन रहे हैं, वही समुदाय उस समय नील नदी में बाढ़ आने पे कुंवारी कन्या की बलि भी दे रहा है। तो जो तर्क मंदिर बनाने में लग रहा है, वो तर्क यहां नहीं लगा पा रहे हैं। तो तर्क क्या है, ऐसे बहुत आप देखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि मनुष्य जाति का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो किसी जगह में वो बहुत हाइट पे दिखता है और किसी जगह वो बहुत, उसी समय वो जो है बहुत लोअर स्थिति में दिखता है। क्योंकि अभी तर्क का क्या नहीं हो रहा है, पूरा प्रयोग नहीं हुआ है ना। वो वृत्ति अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है।
तो इसको हम धीरे से समझेंगे, इसको समझेंगे हम। फिर अभी 4:15 हो गए, ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ, 4:30 बजे मिलते हैं। ठीक है। हाँ, चाय नाश्ते के बाद 4:30 बजे हाँ, शार्प ठीक है। शुरू करते हैं।